बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि मोमेंटम असल में है क्या, लीनियर मोमेंटम किसे कहते हैं, और इस टॉपिक में आपने कुछ टर्म्स इस्तेमाल करनी है। उस टर्म के बारे में आपको बता दूंगा ताकि इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है बच्चों, आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी। वहाँ पर आपने एक टर्म पढ़ी थी लीनियर मोशन। तो हमने सीखा था कि जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है ना, उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका जो मोमेंटम होता है ना, उसे हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं। अब क्या इसके अलावा भी कोई मोमेंटम होता है? जी बिल्कुल, इसके अलावा भी मोमेंटम होता है। ठीक है, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर चल रही है ना, उसका भी मोमेंटम होता है, उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, इसलिए फ़र्क आपको पता होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम का क्या फ़र्क है। एक बॉडी जो स्ट्रेट लाइन की मोशन परफॉर्म कर रही है, उसका जो मोमेंटम होगा ना, वो लीनियर मोमेंटम है। और एंगुलर मोमेंटम, एक बॉडी जो सर्कुलर पाथ के ऊपर चल रही है, उसका जो मोमेंटम है वो है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब हमारे बहुत सारे बच्चों को मोमेंटम का सही कंसेप्ट पता नहीं होता, तो आज आपको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि असल में ये मोमेंटम होता क्या है। प्यारे बच्चों, मोमेंटम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी भी बॉडी के पास उसके मास और उसकी वेलोसिटी की वजह से जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है ना, उसे हम मोमेंटम कहते हैं। अब ये क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है, यहाँ अगेन कन्फ्यूजन आती है। बच्चे समझते हैं कि जो वेलोसिटी है वही क्वांटिटी ऑफ मोशन है, और उनके माइंड में ये बात आती है कि जो ऑब्जेक्ट तेज़ी से मूव कर रहे हैं ज़्यादा मोमेंटम वाले हैं, जो आहिस्ता से मूव करते हैं वो कम मोमेंटम वाले हैं। अब ये बात उनके माइंड में आती है। याद रहे, क्वांटिटी ऑफ मोशन और चीज़ है, वेलोसिटी और चीज़ है। बात समझ रहे हैं? अब ज़रा सीखिए ये क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या होती है, जिसे हम मोमेंटम कहते हैं। अगर किसी बॉडी को जो मूव कर रही है उसे रोकना आसान है, आप आसानी से उसको रोक सकते हैं, तो उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है। ठीक है, यानी उसका मोमेंटम कम है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को जो मूव कर रहा है उसे रोकना मुश्किल है, तो उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है। ठीक है, चाहे वो आहिस्ता चल रहा है चाहे वो तेज चल रहा है, अगर उसे रोकना मुश्किल है तो उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है। ठीक है, तो जब आप क्वांटिटी ऑफ मोशन को समझना चाहते हैं ना, तो आप ये देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मुश्किल है उसे रोकना। अगर आप आसानी से रोक पा रहे हैं, उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन कम है, मोशन उसके अंदर कम है। ठीक है, इसका ताल्लुक वेलोसिटी से नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखो आपकी तरफ एक ट्रक जो है ना, ट्रक वो हल्का सा खिसक के ना स्लिप होके आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखिए उसकी वेलोसिटी बहुत ही कम है, आराम से खिसकता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, बहुत कम वेलोसिटी है। क्या आप उसको रोक सकते हैं? लोडेड ट्रक है, क्या आप उसको रोक सकते हैं? कभी भी नहीं रोक सकते। बेशक वो बहुत आहिस्ता से स्लिप होता आपकी तरफ आ रहा है, आप उसे रोक नहीं सकते। ठीक है, क्यों रोक नहीं सकते? उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा है, उसे रोकना अभी बहुत ही मुश्किल है, उसका मोमेंटम ज़्यादा है। इसकी बजाय अगर फुटबॉल जो कि हल्का होता है, ऐसे में उससे ज़्यादा तेज़ आपकी तरफ फेंकता हूँ, आप एक हाथ से ऐसे उसे रोक लोगे। वेलोसिटी तो उसमें ज़्यादा थी बट क्वांटिटी ऑफ मोशन कम थी। इसलिए अपने माइंड में अच्छे से ये बात सेव कर लो कि क्वांटिटी ऑफ मोशन है ना, ये मोमेंटम होती है। किसी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है? उसका मोमेंटम। ठीक है, अच्छा अब क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट कितना मुश्किल है रोकना। जितना उसको रोकना मुश्किल है उतनी ज़्यादा उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी, जितना रोकना आसान होगा उतना उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो कम होती है। और ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। मोमेंटम यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, नंबर वन मास, नंबर टू वेलोसिटी। या किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा, लाइक लोडेड ट्रक हल्का सा आपकी तरफ आ रहा है, रोकना बड़ा मुश्किल है, ज़्यादा मोमेंटम है। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट हल्का है मगर बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, उसे भी रोकना आपके लिए मुश्किल होगा। तो मास पर भी मोमेंटम डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर भी मोमेंटम डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ये याद रखना, ये नहीं समझ लेना कि भाई सब कुछ वेलोसिटी ही है।
वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। हाँ, वेलोसिटी जो है उस पर मोमेंटम डिपेंड करता है, वेलोसिटी ज़्यादा होगी मोमेंटम ज़्यादा होगा, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेलोसिटी ही सब कुछ है। जैसे मैंने लोडेड ट्रक की एग्जांपल दी, बहुत आहिस्ता से आपकी तरफ आता है, रोक नहीं पाओगे आप उसको, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा है उसके हैवी मास की वजह से। ठीक है, तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे ज़रा देखिए। सबसे पहले आपने इसकी हेडिंग लगानी है लीनियर मोमेंटम की। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी भी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसके मास की वजह से और उसकी वेलोसिटी की वजह से, उसे हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। फार्मूला क्या होता है जी, हम मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। m यहां पर मास है और v क्या है, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की। समझ गए, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम जो है मोमेंटम कहते हैं। ओके, अब उम्मीद करता हूं कि आपको कभी नहीं बोलेगा कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, अब एक टर्म यहां पे सीखिए, ये आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि हमने यहां पे इस्तेमाल करनी है। प्यारे बच्चों, सिस्टम कहते हैं जो भी चीज आपके अंडर ऑब्जर्वेशन है वो आपका सिस्टम है। लाइक आप देख रहे हैं जी, स्नूकर की एक बाल यहाँ रेस्ट पे है, दूसरी बाल उसको जाके हिट करेगी तो क्या होगा। अब एक बाल वो और दूसरी बाल ये जो जाके उससे कोलाइड करने जा रही है। ठीक है, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आपका सिस्टम है। ठीक है, कोई भी चीज जो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन होती है वो आपका सिस्टम होती है। चाहे आप दो बाल्स का इंट्रैक्शन ले रहे हो, चाहे दो गाड़ियों का टकराव ले रहे हो, कोई और चीज ले रहे हो, ठीक है, तो वो आपका सिस्टम होती है। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम कैसा होता है? आइसोलेटेड मतलब आप इसके नाम से ज़ाहिर आइसोलेट किया हुआ, यानी अलग थलग किया हुआ, दूसरों से हट के, दूसरों से जुदा। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, चाहे वो फ्रिक्शनल फोर्स है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। ये बाहर के एनवायरनमेंट से अलग थलग है, बाहर से इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और रियल लाइफ में आपको बहुत ही कम ऐसा कोई सिस्टम मिलेगा, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन जो है वो लाजमी होता है। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट आ रहा होता है, फ्रिक्शन का भी इफेक्ट आ रहा होता है। ठीक है, तो हम एक जनरली एक सपोज कर लेते हैं ऐसा सिस्टम जिसका इंटरेक्शन कम से कम हो या ना होने के बराबर हो इन्वायरमेंट के साथ, हम कहते हैं जी ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, ओके जी, तो इसको भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया, आप देख सकते हैं। A system is said to be isolated if and only if the total external force such as gravitational force or frictional force acting on the system is zero। उस सिस्टम के ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, कोई और एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, और ये भी मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर कोई ऐसा जो है वो आइडियल सिस्टम मौजूद नहीं है इस कायनात में। लेकिन हम फिर जिसको आइसोलेटेड कहते हैं उसको कह देते हैं जिसका इंटरेक्शन जो है वो इन्वायरमेंट के साथ ना होने के बराबर हो, या मतलब बहुत ही मिनिमल हो, ना हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, या लीनियर मोमेंटम पर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? ये कहता है कि एक जो आइसोलेटेड सिस्टम है ना, ठीक है, लाइक आपके पास दो बाल्स हैं, आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका जो टोटल मोमेंटम है, इंट्रैक्शन से पहले एक बाल दूसरी बाल को मान लीजिए हिट करने जा रही है, ठीक है, तो इसका जो टोटल मोमेंटम है टकराने से पहले वो बराबर रहेगा टकराने के बाद भी। ये बाल है, दोनों मूव करती हुई आ रही हैं, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, आपका सिस्टम है, इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम है, इसका भी कुछ ना कुछ मोमेंटम है। टकराने से पहले एक मोमेंटम है, टकराने के बाद भी इनका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि कोलिजन से पहले जो एक सिस्टम का टोटल मोमेंटम है वो कोलिजन के बाद भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम बराबर रहेगा, उसमें कमी या इजाफा नहीं होगा। एक सिस्टम का, एक आइसोलेटेड सिस्टम मैं बता चुका हूँ जिसके अंदर बाहर से कोई अमल दखल ना हो। ठीक है ना, तो आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। कंजर्व रहने का मतलब होता है एक जैसा रहना। ठीक है, कंजर्व का मतलब क्या है? एक जैसा रहना, चेंज ना आना। टोटल मोमेंटम इनिशियली भी आप उसको चेक कर लें, टोटल मोमेंटम फाइनली भी आप चेक कर लें, उसमें कोई आपको चेंज नहीं मिलेगा। एक सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है वो सेम रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो याद रखना आपने कि एक सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम और एक सिस्टम का टोटल फाइनल मोमेंटम वो आपको सेम मिलेंगे, कंजर्व रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आपने इसे डिफाइन करना है। सबसे पहले
टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम का, यानी जिसमें बाहर से कोई मुदाखलत नहीं है, ठीक है, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड। एक ऐसा सिस्टम जिसमें इंटरैक्टिंग पार्टिकल है, लाइक दो बाल्स आपस में टकरा रही हैं, ठीक है, उनका जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपने ना आपकी बुक में सिर्फ छोटी सी डेरिवेशन दी उसकी, बस ये इतनी सी, लेकिन ये समटाइम आपको इसमें से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ जाते हैं, तो इसको हम हर एंगल से कवर करेंगे ताकि आपको जिस तरह का भी क्वेश्चन आपके SLO बेस पेपर में दिया जाए आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो। इसलिए हम इसको टॉपिक को हर एंगल से कवर करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने इसकी जो छोटी छोटी सी एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी बाकायदा एक एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हुए, ताकि इनमें से भी कोई अगर क्वेश्चन बने तो आप उसको सॉल्व करने के काबिल हों। इसलिए थोड़ा सा लेक्चर हमारे डिटेल में चला जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना, नॉलेज आपको इंशाल्लाह कंप्लीट मिलेगा। ओके, तो ये हमने सीख लिया कि भी सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो एक जैसा रहेगा, टकराने से पहले, टकराने के बाद, या इनिशियल कह लें, फाइनल कह लें, कुछ और कह लें आप। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। हम ये कह देंगे भी हमारे पास दो बाल हैं, ठीक है, जो कि स्मूथ हैं और रिजिड हैं, यानी सख्त और मुलायम बाल्स हैं, जैसे स्नोकर की बाल्स होती हैं, सही है। एक का मैस m1 है, एक का मैस m2 है, दोनों मूव कर रही हैं, एक u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, एक u2 वेलोसिटी के साथ। u जो है ना वो बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं इनिशियल वेलोसिटी के लिए, ठीक है। m1 की इनिशियल वेलोसिटी u1, m2 की इनिशियल वेलोसिटी u2 है, ठीक है ना। ये इनकी इनिशियल वेलोसिटीज हैं जिनके साथ ये इस तरफ को ट्रैवल कर रही हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि भाई ये जो u1 है ना वो ग्रेटर है u2 से, यानी पीछे वाली बाल तेज़ चल रही है, आगे वाली बाल थोड़ा सा आहिस्ता चल रही है, तो फिर क्या होगा, ये आके इसको ऐसे हिट करेगी, इनमें कोलिजन पॉसिबल है, तभी तो मुमकिन है ना कोलिजन। पीछे वाली बाल तेज़ चलती हुई आए, आगे वाली बाल को हिट कर लेगी, तो फिर हमारा यहाँ पे कोलिजन होगा, ठीक है। तो इनका टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम है ना, देखिए इसका मोमेंटम कैसे निकालते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, m/b, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसका मोमेंटम निकालना है, इसकी वेलोसिटी u1 है, मैस m1 है, तो m1 u1, इसका मोमेंटम क्या है हमारे पास m2 u2। तो टोटल इस सिस्टम का मोमेंटम, ये हमारा सिस्टम है, इसका टोटल मोमेंटम क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2, ये हमारा टोटल मोमेंटम है सिस्टम का बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। फिर क्या होता है जी, इनमें कोलिजन हो जाता है। जब कोलिजन होगा तो डेफिनेटली इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। लाइक एक बाल जो है वो आगे चल रही थी, स्लो थी, पीछे वाली तेज़ थी, जब तेज़ वाले ने जाके उसको ऐसे हिट किया तो डेफिनेटली तेज़ वाले की वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी और जो आहिस्ता चल रही थी वो थोड़ा सा तेज़ हो जाएगी, है ना। तो इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, नई वेलोसिटीज़ को बोलेंगे v1 एंड v2, फिर इनका मोमेंटम भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये है जी ये स्लो हो गई, पहले इसकी वेलोसिटी u1 थी, अब इसकी वेलोसिटी को v1 कह देंगे, कोलिजन के बाद वेलोसिटी को v कह देंगे। पहले इसकी वेलोसिटी u2 थी, अब थोड़ा तेज़ होगी तो आप v2 कह देंगे, इसको चेंज हो गई। ओके जी, तो अब फिर इनसे मोमेंटम निकालना है हमने, m1 v1 m2 v2, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपने बताना है जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है टकराने से पहले वो बराबर होता है सिस्टम का टोटल मोमेंटम टकराने के बाद, ये मतलब है इस लॉ का, ठीक है। तो यहां पर लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो देख सकते हैं आप यहां पे m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम, m1 v1 प्लस m2 v2, ये आ गया सिस्टम का टोटल फाइनल मोमेंटम। इसको हम pi से डिनोट करते हैं, इसको हम pf से डिनोट करते हैं। p जो है वो बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं मोमेंटम के लिए, i मीन इनिशियल और f मीन फाइनल। अब इसको इधर ले आइए, चेंज इन मोमेंटम क्या है जी आपके पास, जीरो, कंजर्व है ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है ना मोमेंटम में, तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम में जो चेंज है वो जीरो है। देखें चेंज कैसे निकालते हैं, माइनस करके, ठीक है, और चेंज को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, सो डेल्टा p इज इक्वल टू जीरो। ये छोटी सी आसान सी डेरिवेशन है, ठीक है, आपकी बुक में सिर्फ ये दी हुई है इतनी सी, तो आप ये भी ऐड कीजिए क्योंकि समटाइम आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में इसका भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब याद रखना जी, सिंपल सा आसान सा कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि एक सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है एक आइसोलेटेड सिस्टम का, वो हमेशा सेम रहता है, किसी भी लम्हे चेक कर लो, सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा, बस। ओके जी, अब हमने आना जी इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर और देखना जी कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन मौजूद है। मतलब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी एक्सप्लोजन की, जो एक धमाका होता है, ठीक है, ये भी हमारा जो है वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक बॉम्ब है जिसका मैस है जी कैपिटल M, इनिशियली ये रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहा, तो इसकी वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम होगा pi, वो क्या होगा, m इंटू यू से फार्मूले से लगाया, तो यहाँ पर u क्योंकि जीरो है तो u इंटू m करेंगे तो आपको इनिशियल मोमेंटम मिलेगा जीरो।
इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है जी, हमारे पास 0 है। तो यहाँ पर लिखा है जी, इन एक्सप्लोजन केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रैगमेंट्स। बेसिकली इसके अंदर केमिकल रिएक्शन ही हो रहे होते हैं, ठीक है, और केमिकल एनर्जी जो है वो चेंज होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रैगमेंट्स। ये जो बम टूटेगा इसके अंदर छोटे छोटे हिस्से अलग होंगे, वो फ्रैगमेंट्स कहलाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ऐसे बिखरेंगे ना, इधर जाएगा एक, इधर जाएगा एक, इधर जाएगा, तो जो भी बॉडी मूव कर रही होती है उसके पास एनर्जी तो है ना, और वो एनर्जी कौन सी होती है मूविंग बॉडी के पास, काइनेटिक एनर्जी। तो वो जो इसके अंदर केमिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो जाती रही इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका जो टोटल इनिशियल मोमेंटम है आपके पास वो 0 आ जाता है, ठीक है। अब जब धमाका हो गया, ठीक है, हम अपनी आसानी के लिए ना ऐसा सपोज करते हैं कि ये सिर्फ 2 फ्रैगमेंट्स में टूटा है, एक ये वाली फ्रैगमेंट, दूसरी ये वाली फ्रैगमेंट। इसका मैस जो है वो M1 कह दीजिए, इसका मैस M2 कह दीजिए, ये 2 हिस्सों में टूटा, ठीक है। ये इधर को जाएगा और वो उधर को जाएगा। इसकी वेलोसिटी V1 कह दीजिए, इसकी वेलोसिटी V2 कह दीजिए, ठीक है। अब कुछ इसका मोमेंटम है M1 V1, कुछ इसका मोमेंटम है M2 V2, लेकिन याद रखना मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी मैंने यहाँ मेंशन किया है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब इस केस में अगर सिर्फ 2 ही यहाँ पे पीसेस में ये टूटा है, ठीक है, तो एक पीस इधर जाएगा, एक पीस इधर जाएगा। इधर जाने वाले का मोमेंटम और उधर जाने वाले का मोमेंटम इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं। जो टोटल मोमेंटम, जो नेट मोमेंटम आएगा आपके पास इस सिस्टम का, वो आपके पास 0 मिलेगा। तो देख सकते हैं आपके बॉम्ब अभी फटा नहीं है, उसका टोटल मोमेंटम क्या था, 0। वजह क्या है, वेलोसिटी नहीं है बॉम्ब के पास अभी इस वक्त, तो वेलोसिटी नहीं है तो पूरे का पूरा मोमेंटम 0 हो गया। जब ये फटा, अब वेलोसिटी मिल गई है, एक पार्ट इधर जा रहा है, दूसरा पार्ट इधर आ रहा है, इसका मैस M1, उसका मैस M2, इसकी वेलोसिटी V1, इसकी वेलोसिटी V2, इसका मोमेंटम जो है वो उस डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में। अब अगर ये सिर्फ 2 पार्ट में टूटा है तो इधर जाने वाले पार्ट का मोमेंटम और इधर आने वाले पार्ट का मोमेंटम इक्वल होता है, ऑपोजिट होता है, जो कि एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। इसलिए जो आपके पास टोटल मोमेंटम आएगा इस केस में वो 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखा है, आफ्टर एक्सप्लोजन लेट द मास स्प्लिट इनटू द 2 पार्ट्स of mass M1 and M2 moving with the velocity V1 and V2 in opposite direction. After explosion, momentum of both fragment is equal and opposite. ठीक है, इन दोनों टुकड़ों का जो मोमेंटम होगा वो इक्वल और ऑपोजिट होगा, और जो नेट मोमेंटम मिलेगा आपको वो 0 मिलेगा। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। इधर ले क्या होगा, टोटल मोमेंटम 0, तो फाइनल मोमेंटम भी आपको 0 मिला। इनिशियल तो पहले ही 0 था, तो ओवरऑल जो है वो मोमेंटम में चेंज नहीं आया, ठीक है। इसको ब्लास्ट होने से पहले टोटल मोमेंटम, ब्लास्ट होने के बाद टोटल मोमेंटम 0 है, ठीक है। तो इस तरह से मोमेंटम जो है वो यहाँ पर रहा कंजर्व। या मैंने मेंशन किया PI इज इक्वल टू PF, क्योंकि PI भी 0 और PF भी 0, सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग दिस एक्सप्लोजन। इसी तरह से बच्चों, ये जो तोप से एक गोला फायर किया जाता है, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करता है, ओबे करता है। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक तोप है और उसके अंदर हमने ये गोला रखा हुआ है, ठीक है। अब जब हमने गोले को फायर नहीं किया तो फायर करने से पहले इसका जो टोटल मोमेंटम है वो 0 होता है। कैसे 0 होता है मैं बताता हूँ। देखिए, एक तो आपके पास ये तोप है जिसका मैस आप मान लेते हैं कैपिटल M, ठीक है। उसके पास वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि रेस्ट पे है, तो तोप का मोमेंटम 0। उसके बाद गोला, उसके मैस को हम स्मॉल m से डिनोट कर लेते हैं, वो भी रेस्ट पे पड़ा हुआ है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो भी 0 है, तो इसका मोमेंटम भी 0, तो तोप का मोमेंटम भी 0 और इस गोले का मोमेंटम भी 0। ओवरऑल जो टोटल मोमेंटम आया है सिस्टम का वो भी हमारे पास क्या आ गया, 0। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है PI इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू, ये हमारे पास कैनन का मैस है और ये उसकी वेलोसिटी, ये उस गोले का मैस है और ये उसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो दोनों रेस्ट पर हैं, तो दोनों की वेलोसिटी 0 0 है, ये भी 0, ये भी 0, और टोटल भी आपको क्या मिल गया, 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम है आपके पास, टोटल इनिशियल मोमेंटम वो 0 है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं जी, इस गोले को यहाँ से फायर करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे निकलता हुआ आगे को बढ़ के जाएगा, सही है। और इसके बदले में ये जो हमारे पास कैनन है, ये तोप है, वो रिकॉइल करेगी, पीछे को आएगी। जैसे आप एक पिस्टल से फायर करते हैं ना, या गन से फायर करते हैं, तो बुलेट तो आगे को जाती है, लेकिन पिस्टल आपका ऐसे पीछे को आता है, ऐसे रिकॉइल करता है, इसको बोलते हैं रिकॉइल करना, ठीक है। तो जिस मोमेंटम के साथ ये गोला आगे को जाता है, उसी मोमेंटम के साथ ये जो कैनन है ये पीछे को आती है। इधर जाने वाला मोमेंटम और इधर आने वाला मोमेंटम, ठीक है, दोनों इक्वल और ऑपोजिट होते हैं, जिनका सम 0 होता है, मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व रहता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन होती है कि सर ये तो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जा रहा है और ये बहुत थोड़ा सा पीछे को आती है, तो इन दोनों का मोमेंटम सेम कैसे हो सकता है। तो याद रखिए, जो मोमेंटम मिलता है आपको मैस और वेलोसिटी की प्रोडक्ट से मिलता है।
P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। ठीक है, अब इसकी अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो मास तो बहुत कम है ना, उसके बदले में मास बहुत कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए आपको एक मोमेंटम मिल गया। अब जब यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको वेलोसिटी बहुत कम मिलती है, लेकिन वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई होने वाला जो मास है वो तो बहुत ज़्यादा है ना। अगर वेलोसिटी कम है तो क्या हुआ, मास तो ज़्यादा है ना, इसलिए आपको इधर का मोमेंटम और इधर का मोमेंटम सेम मिलता है। तो दोनों इक्वल होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, और जो आपको टोटल मोमेंटम मिलता है यहाँ पे वो फिर जीरो मिलेगा। तो इसका धमाका करने से पहले टोटल मोमेंटम जीरो, धमाका करने के बाद जो टोटल मोमेंटम है फिर भी जीरो मिल रहा है। तो मोमेंटम यहाँ पर भी टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या रहा, कंजर्व रहा। ठीक है, तो यहाँ मैंने मेंशन किया है आफ्टर एक्सप्लोजन बॉम्ब मूव विद वेलोसिटी वी, बॉम्ब जो है वी वेलोसिटी के साथ मूव करता है, एंड कैनन रिकॉइल विद वेलोसिटी वी सी, जो तोप है वो पीछे को आएगी, रिकॉइल करेगी विद वेलोसिटी वी सी। टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, इस धमाके के फौरन बाद जो टोटल मोमेंटम है वो कितना होगा, उसको हम पी एफ से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका तोप का मोमेंटम, और ये आ गया उसका जी हमारे पास जो गोला है, जो बुलेट है, गोला है उसका, या बॉम्ब कह लीजिए, उसका मोमेंटम। ये दोनों इक्वल अपोजिट होते हैं, इसलिए एक के साथ पॉजिटिव और एक के साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ा हमें, क्योंकि जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज आती हैं और उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के साथ अपोजिट होती है तो किसी एक के साथ हमको नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। तो ये क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल है और अपोजिट है तो ये एक दूसरे को खत्म कर देते हैं जीरो। तो जो आपको टोटल मोमेंटम मिलता है, फाइनल मोमेंटम आपको जीरो मिलता है, क्योंकि एम वी सी एंड एम वी बी वो दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं। यानी मैग्नीट्यूड में ये दोनों मोमेंटम इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है। जब ये एक दूसरे के साथ अपोजिट होंगे तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं जी रॉकेट की या जेट इंजन्स की, ये किस तरह से काम करते हैं। अब रॉकेट में जेट इंजन में तकरीबन एक ही तरह का काम करने का तरीका होता है। इसमें क्या होता है, गैसेस बर्न होती हैं और प्रेशर के साथ बाहर आती हैं। ठीक है, ऐसे मोमेंटम बनाती हैं। ठीक है, और ये एक तरह का एक्शन मान लीजिए, उसके रिएक्शन के तौर पे मिसाइल जो है वो आगे को जाता है। ठीक है, ऐसे, या जो आपका जो जेट तैयारा है वो आगे को बढ़ता है ऐसे। अक्सर आपने देखा होगा जंगी जहाज़ जो हैं उनके पीछे बड़ी तेज़ी के साथ गैसेस बर्न होकर बाहर आ रही होती हैं और वो आगे को तेज़ी के साथ बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इसमें क्या होता है जी, अगर आप इनिशियली देखो तो जो इसका जब ये रेस्ट पर होता है, ये जेट इंजन कह लीजिए, या आपका जो रॉकेट अभी स्टार्ट नहीं किया, तो इस वक्त इसका जो टोटल मोमेंटम होता है वो जीरो, क्योंकि इसके अंदर पड़ी हुई गैसेस, फ्यूल कह लीजिए, या ये जो मिसाइल है ये कंप्लीटली रेस्ट पे हैं, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो टोटल मोमेंटम जो इसका होता है वो जीरो होता है इनिशियल। ठीक है, फिर आपने जब इसको स्टार्ट किया, गैसेस बर्न हुई, तेजी के साथ बाहर आई हैं ऐसे गैसेस। ठीक है, तो इन्होंने जो है एक मोमेंटम बनाया गैसेस का। ठीक है, जिसको हम पी गैस कह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एक्शन होता है, उसके रिएक्शन के तौर पे मिसाइल जो है वो इधर को जाएगा आगे की तरफ। सही है, तो इधर जो है वो अब इसका मिसाइल का मास भी है और वो मूव भी करना शुरू हो गया विद सम वेलोसिटी, तो ज़ाहिर सी बात उसका मोमेंटम भी होगा। तो जो गैस का मोमेंटम है और जो रॉकेट का मोमेंटम है दोनों इक्वल होते हैं और एक दूसरे के साथ अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये एक्शन है और ये उसका रिएक्शन होता है। वैसे भी एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट होते हैं। ठीक हो गया, तो ये आगे की तरफ जाएंगे। अब इस सिचुएशन में जब जेट इंजन को ले लें या फिर मिसाइल को, दोनों के दोनों सेम है। इस सिचुएशन में देखा जाए तो जो टोटल मोमेंटम है यहाँ पर वो फिर भी जीरो आएगा, क्योंकि जितना मोमेंटम इस डायरेक्शन में है उतना ही मोमेंटम इस डायरेक्शन में भी है। तो मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो हमारे पास ओवरऑल जो टोटल मोमेंटम आएगा वो आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम जो है वो ड्यूरिंग द फ्लाइट आपको जीरो मिलेगा। फाइनल मोमेंटम क्या है जी, रॉकेट का और गैस का मोमेंटम दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं। एक के साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, मोमेंटम आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो आपको जो सम मिलेगा वो जीरो। जीरो क्यों मिला, क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड इस मोमेंटम का है उतना मैग्नीट्यूड इस मोमेंटम का है। मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, तो फाइनल मोमेंटम आपको यहाँ पर भी जीरो मिलेगा। तो इसके स्टार्ट होने से पहले, जेट इंजन के स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, या इस मिसाइल को हमने जब इसको स्टार्ट किया, जनरेट किया, उससे पहले इसका टोटल मोमेंटम जीरो था। जब इसको हमने चलाया मिसाइल को या इस जेट को चलाया तो फिर इसमें से निकल के आने वाली गैसेज और ये जो आगे मूव करता जा रहा है, इन दोनों का मोमेंटम इक्वल और अपोजिट होता है। फिर भी जो फाइनल मोमेंटम होगा आपको जीरो ही मिलेगा। तो मोमेंटम इस केस में भी कंजर्व रहता है। मोमेंटम ऑफ द गैस कमिंग आउटवर्ड इज सेम एज मोमेंटम ऑफ द रॉकेट। ठीक है, टोटल मोमेंटम आफ्टर एंड बिफोर इज जीरो, सो द मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, इसके साथ मैंने डेरिवेशन तो डायग्राम ऐड कर दी ताकि अगर इनमें से कोई शार्ट क्वेश्चन बन के आपके पेपर में आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी थर्ड एप्लीकेशन के ऊपर, वो है जी कराटे प्लेयर के बारे में।
अब यहाँ पे बड़े ध्यान से बात सुनिए, इंपॉर्टेंट भी है ये कि कराटे प्लेयर के अंदर किस तरह से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सुनिए, कहा जाता है कि भाई ये जो कराटे का प्लेयर होता है ये क्या करता है जी, ये अपने हाथ को लेके आता है ऐसे और यहाँ पे ईंट रखी होती है, ये ऐसे उसको हिट करता है और उसको तोड़ देता है। स्टोन होते हैं, ईंटें होती हैं बड़ी बड़ी सख्त किस्म की, मगर वो बड़ी आसानी के साथ उसको तोड़ रहा होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन का क्या ताल्लुक है, मैं समझाता हूँ। देखिए वो करता क्या है, अपने हाथ को तेज़ी से लेके आता है ऐसे। ठीक है, तो इस हाथ का जो मोमेंटम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि मोमेंटम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। ठीक है, जब वो तेज़ी से लेके आता है, ठीक है, तो वो एक लार्ज मोमेंटम प्रोड्यूस कर देता है। वो अपने हाथ के मैस को नहीं बढ़ा सकता, मगर हाथ की वेलोसिटी बढ़ाकर वो मोमेंटम को ज़्यादा कर लेता है। तो जब वो तेज़ी से लेके आता है तो वो एक लार्ज मोमेंटम प्रोड्यूस कर सकता है। फ़र्ज़ कर लीजिए, समझने के लिए कहता हूँ जी, उसने 100 यूनिट का मोमेंटम जो है वो प्रोड्यूस किया, अपने हाथ के साथ यूँ लेके आ रहा है। अब ये ईंट रेस्ट पे है, इसका मोमेंटम 0 है। अब टकराने से पहले टोटल मोमेंटम कितना हुआ, 100 यूनिट्स प्लस 0 इज़ 100, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम आ गया आपके पास 100 यूनिट्स। अब क्या होता है, जैसे ही वो ला के तेज़ी से यूँ ऐसे इसको हिट करता है, उसका हाथ रेस्ट पे आ गया और सारे का सारा मोमेंटम किसको शिफ्ट हो गया, इसको शिफ्ट हो गया। अब हाथ का मोमेंटम 0 हो गया, मोमेंटम कहाँ गया, सारे के सारे इसको ट्रांसफर हो गया। अब इसका मोमेंटम मान लीजिए 100 यूनिट है। ठीक है, इसका मोमेंटम 0 है। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन निकालिए, फिर 100 मिलेगा। तो टकराने से पहले टोटल मोमेंटम, टकराने के बाद टोटल मोमेंटम, इसमें भी कंजर्व रहता है। ठीक है, सेम रहेगा। अच्छा, अब होता क्या है कि वो इतनी बड़ी और सख्त टाइल को तोड़ कैसे लेता है, जब वो एक लार्ज मोमेंटम के साथ इसके ऊपर हिट करता है ऐसे। ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो लार्ज मोमेंटम था, ऐसे हिट करता है तो वो बहुत कम टाइम के अंदर इस बॉडी के मोमेंटम में बहुत ज़्यादा चेंज लेके आ जाता है। जब बहुत कम टाइम में किसी बॉडी के ऊपर आप मोमेंटम की बहुत ज़्यादा चेंज लेके आ जाते हैं तो उसके ऊपर एक लार्ज फोर्स अप्लाई होती है, उस फोर्स की वजह से वो उसको ब्रेक कर सकता है। यहाँ पर मैंने उसका फार्मूला भी लिखा है, F = डेल्टा P बाय डेल्टा T। जब आप बहुत ज़्यादा चेंज लेके आते हो मोमेंटम में और बहुत शॉर्ट टाइम में, तो उससे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होती है और उसी की वजह से वो इसको तोड़ भी सकता है। अब मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यहाँ पे बता दिया कि कैसे इंप्लीमेंट होता है, साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि वो किस तरह से इसको ब्रेक कर सकता है। अब इसको पढ़ते हैं ज़रा, देखिए। अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल। एक टाइल की जो एक पाइल है इसको ब्रेक कर सकता है विद अ सिंगल ब्लो, एक ही बार ऐसे हिट करके, बिकॉज ही स्ट्राइक्स द पाइल वेरी फास्ट, बहुत तेजी के साथ वो उसके साथ स्ट्राइक करता है, प्रोड्यूस अ लार्ज मोमेंटम ऑफ हिज हैंड। बताया ना मैंने आपको कि वो तेजी से हाथ को लेके आता है। हाथ का मैथ तो नहीं बढ़ाया जा सकता, बट वेलोसिटी तो बढ़ाई जा सकती है। वेलोसिटी बढ़ा के वो लार्ज मोमेंटम प्रोड्यूस कर लेता है हाथ से। ड्यूरिंग कोलिजन दिस मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द पाइल ऑफ टाइल। जैसे ही कोलिजन हुई, हाथ का मोमेंटम सारा ट्रांसफर हो गया पाइल को। अच्छा, फिर इट काज चेंज इन मोमेंटम इन अ शॉर्ट टाइम एंड अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन द पाइल टू ब्रेक इट। अब जब आप बहुत कम टाइम के, बड़ी तेज़ी के साथ, यानी बहुत कम टाइम के अंदर आपने सारा मोमेंटम उसको ट्रांसफ़र कर दिया, उसका मोमेंटम 0 से 100 पे चला गया, बड़ी तेज़ी के साथ मोमेंटम में चेंज लाया। ठीक है, तो जब बहुत कम वक्त में आप किसी बॉडी के मोमेंटम में बहुत ज़्यादा चेंज लेके आ जाते हो तो उसके ऊपर एक ह्यूज फोर्स जो है वो अप्लाई होती है और वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको ब्रेक करने के लिए। तो टोटल मोमेंटम बिफोर, मोमेंटम टी लगा लेते हैं, मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज सेम, सो मोमेंटम इज कंजर्व्ड। यहाँ पर टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कंजर्व रहता है, क्योंकि मैंने बताया था इसका मोमेंटम फर्ज कर लिया 100 यूनिट, इसका 0, टकराया, सारा इसको ट्रांसफर कर दिया। अब इसका 100, इसका 0, तो टोटल पहले भी 100 था, टोटल अब भी 100 है, मोमेंटम कंजर्व। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हम एप्लीकेशन में इसको भी लेके आ सकते हैं। फिर बात करते हैं जी लास्ट में बॉल और बैट के ऊपर कि क्या इसमें मोमेंटम कंजर्व होता है। बिल्कुल, इसके अंदर भी मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है। ठीक है, एक बॉल है वो सामने से यूँ आ रही है, बैट इधर से यूँ आ रहा है। ठीक है, तो दोनों मूव करते हुए आ रहे हैं। इसके पास मैस है, वेलोसिटी है, इसके पास मैस है, वेलोसिटी है, इसका मोमेंटम भी है, इसका मोमेंटम भी है। तो टकराने से पहले इसका एक मोमेंटम, टोटल मोमेंटम होता है। फिर जब बैट जो है वो बॉल को ऐसे हिट करता है तो अपना मोमेंटम जो है उस बॉल को शिफ्ट करता है। ठीक है, जिससे वो जो बॉल है उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, डेफिनेटली बैट की वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। तो अब इनके मोमेंटम फिर बदल जाते हैं। लेकिन 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 टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम था, टकराने के बाद भी टोटल मोमेंटम सेम रहेगा। ये बात आपने याद रखनी है। देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है,
टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड द बैट रिमेन सेम आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन। टकराने से पहले, टकराने के बाद उनका जो टोटल मोमेंटम है वो सेम रहता है। बॉल एंड बैट हैव सम इनिशियल मोमेंटम ड्यू टू देयर मास एंड इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी उनके पास, दोनों के पास है, बॉल आ रही है, बैट आ रहा है, मैसेज भी हैं, तो उनके दोनों के पास ना कुछ इनिशियल मोमेंटम होता है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी चेंजेस, सो मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड बैट आल्सो चेंजेस। जाहिर सी बात है, जब वो टकराएंगे दोनों की वेलोसिटी बदल जाएंगी तो अब दोनों के पास नई वैल्यूज आ जाएंगी मोमेंटम की। बॉल का मोमेंटम बढ़ जाएगा, बैट का मोमेंटम थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। बट द टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन इज सेम। जितना उसका टोटल मोमेंटम था टकराने से पहले, उतना ही उसका मोमेंटम जो है वो टकराने के बाद भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाजमी से लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।